हेलो बच्चों, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे पियर्सन की जो एसिडिक थ्योरी थी उसके उपयोग, और अपन ने 6 उपयोग जो है पियर्सन कंसेप्ट के पढ़ चुके थे। आज अपन अगला उपयोग जो इसका नंबर 7 क्या है, खनिजों को 7वां उपयोग है खनिजों के निर्धारण। खनिजों के निर्धारण या खनिजों को प्राप्त करने। तो पियर्सन कंसेप्ट जो है उसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं? प्रकृति में जो खनिज पाए जाते हैं उनके निर्धारण में किया जाता है पियर्सन कंसेप्ट का उपयोग। और इसका मतलब कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार प्रकृति में अलग अलग तत्वों के साथ पाए जाते हैं। और अब एग्जाम्पल है कैल्शियम +2, मैग्नीज +2, ये जो धातु आयन है या अम्ल है वो प्रकृति में अलग तत्वों के साथ पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3, ये जो एसिड है, धातु आयन है, ये किसके साथ पाए जाते हैं? कार्बोनेट, CO3 2, क्योंकि प्रकृति में कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ ये पाए जाते हैं। अब और बात करें तो कॉपर Hg+2, मरकरी, कॉपर, और अब ये जो है इसके Au+, ये धातु आयन या ये एसिड किसके साथ पाए जाते हैं? सल्फाइड, सल्फाइड के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं S-2। यानी कि अलग अलग जो धातु आयन हैं वो अलग अलग क्षार के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इनके पृथक्करण में या इनको प्राप्त करने में अपन पियर्सन कंसेप्ट की मदद ले सकते हैं, या पियर्सन कंसेप्ट के द्वारा इनका पृथक्करण किया जा सकता है। अब सीमांतकारी धातु आयन जैसे Pb+2, Pb+2, Pt+2, ये जो सीमांतकारी धातु आयन है, सीमांतकारी अम्ल, ये कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के साथ पाए जाते हैं। कुछ धातु आयन कार्बोनेट के साथ पाए जाते हैं, कुछ धातु आयन सल्फाइड के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं। और सीमांतकारी जो अम्ल है, सीमांतकारी धातु आयन, ये कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के साथ ही पाए जाते हैं। अब अपन कैडमियम और कॉपर के 2 कंपाउंड लेंगे, उनमें उनके पृथक्करण में, कैडमियम और कॉपर के पृथक्करण में भी HSAB कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। कैडमियम +2 और कॉपर +2, कॉपर प्लस, यानी कि ये 2 जो धातु आयन आपके पास, इनके पृथक्करण में भी HSAB थ्योरी का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कैडमियम धातु आयन से कंपाउंड बना हुआ है कैडमियम CdCN का होल 4-2, और यहाँ पे कॉपर से कंपाउंड बना हुआ है कॉपर Cl4-3, यानी कि दोनों धातु आयनों से अलग अलग कंपाउंड बने हुए हैं, कैडमियम Cl4-2 और कॉपर Cl4-3। अब यदि इन दोनों कंपाउंड में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, H2S गैस इनमें प्रवाहित की जाती है, तो यहां से अपने को क्या प्राप्त होता है? केवल CdS, कैडमियम सल्फाइड प्राप्त होता है। यानी कि CdCl4-2 में अपन H2S गैस प्रवाहित करें तो अपने को क्या प्राप्त होता है? CdS। और CuCl4-3 में H2S गैस प्रवाहित करें तो यहां से CuS या कॉपर सल्फाइड प्राप्त नहीं होता है। यानी दोनों ही कंपाउंड में यदि अपन H2S गैस प्रोवाइड करें तो अपने को केवल दोनों कंपाउंड से एक ही अलग नया कंपाउंड प्राप्त होता है, CdS। इसका मतलब क्या हुआ कि कैडमियम धातु आयन जो है, कैडमियम Cd, ये धातु आयन Cn के बजाय S सल्फाइड आयन को ज्यादा वरीयता देता है, या उसके साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। Cd कैडमियम जो है साइनाइड की तुलना में S, ये जो बेस है सल्फाइड, इसके साथ पाए जाने की वरीयता ज्यादा होती है। तो ये कैडमियम जो है बॉन्डिंग के लिए सल्फाइड को वरीयता देता है। अपन बात करें कॉपर, यहाँ से
इस्तेमाल नहीं होता है। रीजन क्या है कि कॉपर जो है वो S के बजाय Cn को ज्यादा वरीयता देता है, Cn को ज्यादा वरीयता देता है S2S। यहाँ पे अपन रिएक्शन करवाएंगे प्लस CdS और इधर बनेगा यहां से प्लस CdS S2S गैस और यहाँ पे प्लस S2S गैस। यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है, कॉपर जो है S की तुलना में Cn को ज्यादा वरीयता देता है। और यहां से क्या बनेगा CdS प्लस SCn प्लस Cn माइनस SCn प्लस Cn माइनस कितने 2Cn माइनस, यानी कि यहां से हमको क्या मिला CdS। और क्यों मिला, कैडमियम जो है वो Cn के बजाय S को ज्यादा वरीयता देता है। अगला उपयोग पढ़ते हैं धातु प्रेरकों की विषाक्त करके। आठ उपयोग धातु उत्प्रेरकों की विषाक्त करके। धातु प्रेरकों की विषाक्त करके। कुछ धातु आयन जैसी होती है जो धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करती है। धातु उत्प्रेरकों की विषाक्त में कुछ धातु ऐसी होती है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जैसे पीडी, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये ऐसी धातु आयन है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। लेकिन और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का मतलब अभिक्रिया का जो वेग है उसको परिवर्तित कर देती है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट, फास्फोरस ऐसे बेस होते हैं, क्षार होते हैं जो इन धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। कार्बोनेट और फास्फोरस क्या है, इनकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे इनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। प्लेटिनम और पैलेडियम धातु के लिए ये जो बेस है ये विषाक्त का कार्य करते हैं, विषाक्त का कार्य करते हैं, जिसके कारण प्लेटिनम और पैलेडियम की क्रियाशीलता है जो कम हो जाती है। इसके कारण कोबाल्ट, कार्बोनेट और फास्फोरस जैसे बेस के कारण। अब अगला है सात सिद्धांत की अवधारणा से उपसंश्लेषित बंधों की प्रबलता का निर्धारण। थ्योरी के द्वारा हम उपसंश्लेषित बंधों की प्रबलता का निर्धारण कर सकते हैं। वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उन दाता परमाणु में कोई भी एक परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है धातु आयन को, उपसंश्लेषित बंध का निर्माण करता है। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी लिगेंड। अब इन उभयधर्मी लिगेंडों की जो स्थायित्व है, उभयधर्मी लिगेंडों की स्टेबिलिटी, उसको अपन स्टेबिलिटी को एच थ्योरी के द्वारा बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि उपसंश्लेषित लिगेंड जो है उनमें जो डोनर एटम वो स्टेबल है या नहीं। यानी कि उभयधर्मी लिगेंड, यानी कि उभयधर्मी का मतलब है कि एस माइनस, यहाँ पे कम से कम दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक डोनर एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उपसंश्लेषित बंध का निर्माण करता है। लेकिन अपन पियर्सन कंसेप्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अपना एग्जांपल लेंगे इसके लिए। एग्जांपल होगा अपना CONCS, कोबाल्ट NCS और NCS दिया अपने 4। एक कंपाउंड अपना ये है और दूसरा है COSCN का होल कोड। दोनों ही कंपाउंड्स में उभयधर्मी लिगेंड -1, दोनों ही कंपाउंड्स में उभयधर्मी लिगेंड है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी है अपने को, कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ज्यादा है और कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है। यानी कि अपने को पियर्सन कंसेप्ट HSAB कंसेप्ट के द्वारा क्या बताना है, स्टेबिलिटी बतानी है किसकी, जहां जिन कॉम्प्लेक्स में उभयतंतुक लिगेंड होते हैं, उभयतंतुक लिगेंड होते हैं, धातु आयन सेम होगा लेकिन दोनों में उभयतंतुक लिगेंड प्रेजेंट है। उभयतंतुक लिगेंड एक ही है लेकिन यहाँ पे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम अलग है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम अलग है, यानी कि उभयतंतुक लिगेंड का एग्जांपल लिया है। तो HSAB कंसेप्ट के द्वारा कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इनकी नेचर पता करेंगे। कोबाल्ट जो है वो कैसा होता है, हार्ड एसिड, कोबाल्ट होगा हार्ड एसिड। उसके बाद अपन NCS की बात करें, NCS कैसा लिगेंड है, हार्ड बेस, हार्ड बेस। तो यहाँ पे हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में बॉन्डिंग हो रही है या बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड मिश्र बॉन्ड, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल। NCS, सो ये 4 यहाँ होगा, CONCS का आउटपुट -1, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसकी बात करें अपन कोबाल्ट जो है कैसा है, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड। बेस की बात करें HCl-, ये कैसा बेस है, सॉफ्ट, सॉफ्ट बेस। यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है धातु आयन और लिगेंड के बीच में, वो किन किन के बीच बन रहा है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में। तो पियर्सन कंसेप्ट क्या आ रहा है, ये कह सकते हैं अपन कि ये जो कॉम्प्लेक्स अपना ये कैसा होगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि पियर्सन कंसेप्ट के द्वारा उभयतंतुक लिगेंड जो है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं या उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा एग्जांपल ले जिनमें उभयतंतुक लिगेंड होंगी, इस टाइप के एग्जांपल PDA, पैलेडियम, NCS का होल पावर -2 और PDSCl का होल पावर -2। ये दो एग्जांपल अपने पास, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उभयतंतुक लिगेंड के, इनमें अपने को HSAB कंसेप्ट के द्वारा क्या बतानी, स्टेबिलिटी बतानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। PDSCl-4 -2, तो इनमें से PD जो है वो क्या है, पैलेडियम, सॉफ्ट एसिड। NCS - हार्ड बेस, हार्ड बेस। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस के बीच में। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ पे पैलेडियम क्या है, सॉफ्ट एसिड, और HCl- सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस। यानी कि धातु आयन भी कैसा है, सॉफ्ट, और क्षार भी कैसा है, सॉफ्ट, या लिगेंड भी कैसा है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि पियर्सन कंसेप्ट के द्वारा अपन उभयतंतुक लिगेंड जो है, एम्फीटेंटेड लिगेंड, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पे अपने जो पियर्सन कंसेप्ट के उपयोग थे वो कंप्लीट है, वो कहाँ इस कंसेप्ट को कहाँ उपयोग में ला सकते हैं या उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद अपन पियर्सन की थ्योरी में जो कमियां रह गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे जिनके बारे में पियर्सन कंसेप्ट नहीं बता पाया, तो उन गुणों की अपन चर्चा करेंगे। HSAB सिद्धांत की कमियां या पियर्सन का जो HSAB सिद्धांत है उसकी कमियां। अब हम पढ़ेंगे HSAB सिद्धांत की कमियां।
HSAB सिद्धांत की कमी। पहली कमी थी इसकी कि HSAB थ्योरी जो है वो एसिड और बेस की जो अम्लीयता और क्षारीयता की सामर्थ्य है उसके बारे में नहीं बताता, यानी कि मात्रात्मक सामर्थ्य की व्याख्या नहीं करता कि एसिड कठोर है, हार्ड है तो कितना हार्ड है, सॉफ्ट है तो कितना सॉफ्ट है, ये मात्रात्मक सामर्थ्य के बारे में नहीं बताता, उसकी व्याख्या नहीं करता। दूसरा क्या है, किसी समतुल्य यौगिक का स्थायित्व देखने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले हमको क्या करना होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एसिड और बेस का विखंडन करना होता है, लेकिन ये जो विखंडन है ये सभी केमिकल रिएक्शन में संभव नहीं है। एग्जांपल है हम CH3 डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5OH, ये जो रिएक्शन है इसमें एसिड बेस के रूप में यहाँ विखंडन करना पॉसिबल नहीं है। और क्या बताया यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2, ये जो रिएक्शन है इसकी HSAB थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तीसरी कमी क्या है इसकी HSAB सिद्धांत की कि ये थ्योरी कहती है कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में इंटरेक्शन होने से स्थायी समतुल्य का निर्माण होता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के बीच में इंटरेक्शन होने से भी स्थायी समतुल्य का निर्माण होता है। लेकिन CH3 की रिएक्शन एस्ट्रोनों से करवाने पर CH4 मिलना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। करके देखते हैं CH3 प्लस H2, यानी कि HSAB थ्योरी कहती है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में बॉन्डिंग होने से संकुल जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के बीच में बॉन्डिंग होने से संकुल स्टेबल होता है CH3L। यानी कि यहाँ पे CH3 जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड और F क्लोरीन हार्ड बेस तो इसका मतलब क्या होगा कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अस्थायी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, CH4 अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या बनेगा, CH4 प्लस HF का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए H प्लस क्या है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड, और F क्या है, हार्ड बेस, यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ टूटने से, यानी कि H के साथ अभिक्रिया करने से। तो यहाँ पर हमको CH4 मिलना चाहिए, जबकि ये रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। इसकी व्याख्या भी HSAB थ्योरी नहीं कर पाती है। पहले अपने एग्जांपल लेके देखते हैं, जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, अनस्टेबल वो क्या करता है, विखंडित हो गया टूटकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे CH3 क्या है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो H के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है अपने को HF, जहां एसिड भी कैसा है, हार्ड, और बेस भी कैसा है, हार्ड, और उसके साथ क्या प्राप्त होगी, मीथेन CH4, ये प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, इसकी व्याख्या भी साफ सिद्धांत या HSAB थ्योरी नहीं कर सकती। अगली कमी, इसकी चौथी कमी, कुछ रिएक्शंस पियर्सन की HSAB अवधारणा का पालन नहीं करती है, यानी कि कुछ रिएक्शन HSAB थ्योरी जो है उसकी अनुपालना नहीं करती और फिर भी संपन्न होती है। एग्जाम्पल है SO3 2 प्लस HF, SO3 2 प्लस HF, ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हो गया नहीं होगी, SO3H प्लस H माइनस। यहाँ पे SO3 2 क्या है, सॉफ्ट या सॉफ्ट बेस, यहाँ जो HF कंपाउंड लगना है ये कैसा है, H प्लस हार्ड एसिड,
F क्या है? हार्ड बेस, यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। HF जो है वो क्या है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पियर्सन थ्योरी के अनुसार, HSB थ्योरी के अनुसार स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। यानी HF जो है वो SO3-2 बेस जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा या उसके साथ नहीं जुड़ेगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए HSB थ्योरी के अनुसार। लेकिन यहाँ पे HF स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हुए भी यहाँ पे क्या बना के देता है अपने को? HSO3 और F माइनस, HSO3 और F माइनस। अब H यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट एसिड और SO3 हार्ड बेस। ये रिएक्शन HSB थ्योरी के अनुसार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे HF जो अपने रिएक्टेंट लिया है वो कैसा है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो HF जो है वो SO3-2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि ये रिएक्शन संपन्न होती है। तो इस रिएक्शन की व्याख्या भी इस प्रकार की कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनकी व्याख्या HSB थ्योरी नहीं कर सकती। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करेंगे अपन दो कंपाउंड लेकर, COCN5F, COCN का होल 5 F-3, पहला कंपाउंड अपना F-3 और दूसरा है COCN5I, COCN का होल 5 I-3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी का पता करना है HSB थ्योरी के अनुसार। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल है। यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? हार्ड बेस, CN सॉफ्ट बेस। कोबाल्ट क्या है? हार्ड एसिड, CN सॉफ्ट बेस। और F भी क्या है? लिगेंड। तो क्या है? हार्ड बेस, यानी कि हार्ड एसिड से सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस दोनों प्रकार के बेस जुड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो हार्ड एसिड और CN सॉफ्ट बेस I, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्टेबल। अपने पीछे HSB थ्योरी में पढ़ा था कि कोबाल्ट धातु आयन के साथ यदि सॉफ्ट बेस जुड़ा हुआ है तो आने वाला लिगेंड भी कैसा होगा? सॉफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यदि धातु आयन के साथ सॉफ्ट बेस जुड़ा हुआ है तो आने वाला लिगेंड जो है, बेस जो है वो कैसा होता है? वो हार्ड, यानी कठोर क्षार हो तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये थी HSB थ्योरी की कमियां। और इसके बाद अपन अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा कठोर अम्ल तथा क्षार की कठोरता और मृदुता। कठोरता और मृदुता के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षार की कठोरता और मृदुता, यानी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य कितना ज्यादा अम्लीय है और क्षारों की क्षारीय सामर्थ्य उसकी चर्चा करेंगे। अम्ल तथा क्षार की कठोरता व मृदुता।